नमस्कार बच्चों। आज रुबाइयाँ कक्षा 12वीं का चैप्टर लेकर मैं डॉक्टर अरुण मिश्रा पीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 सागर जबलपुर संभाग से इस पाठ की व्याख्या और प्रश्नोत्तर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। रुबाइयाँ, इसके जो कवि हैं वो हैं फिराक गोरखपुरी। रुबाइयाँ एक काव्य विधा का नाम है। रुबाई अरबी शब्द रूबा से निकला है जिसका अर्थ होता है चार। रुबाई 4 पंक्तियों की कविता है जिसकी पहली 2 और चौथी पंक्तियां तुकात्मक होती हैं और तीसरी पंक्ति आज़ाद रखी जा सकती है। रुबाई का अपना एक छंद होता है। इस छंद के बारे में कहा जाता है 251 ईस्वी सन में अरब के एक इलाके में सुल्तान याकूब का लड़का गोलियों से खेल रहा था। एक गोली के लुढ़कने पर उसने खुशी से कुछ अल्फाज कहे थे। इन लफ्ज़ों में एक खास लय थी। इस समय के शायर रोदकी ने इसी लय में 3 पंक्तियां जोड़ दीं और इस तरह रुबाई और इसका छंद वजूद में आया। पहली रुबाई अरब की देन जरूर है, लेकिन इस विधा को शोहरत ईरान में मिली। ईरान में 12वीं सदी में उमर खय्याम रुबाइयों के लिए मशहूर हुए। उमर खय्याम खुरासा में नस्सेपुर के निवासी थे। इसके नाम के साथ खय्याम का जुड़ाव शायर के पिता के पेशे की वजह से था। खय्याम के पिता इब्राहिम खेमे तंबू बनाने का काम करते थे और खय्याम को फारसी में खेमा के अर्थ में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था रुबाई और फिराक गोरखपुरी का रिश्ता। फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम था रघुवीर सहाय फिराक। विशेषकर उर्दू साहित्यकारों में अपने उपनाम के साथ अपनी जन्मभूमि या कर्मभूमि को जोड़ देने की परंपरा है। इस प्रकार गोरखपुर में जन्मे रघुवीर सहाय ने अपने उपनाम फिराक के साथ गोरखपुरी जोड़ लिया। फिराक गोरखपुरी एक ओर जहां उर्दू शायरों की शास्त्रीयता, रोमानियत एवं रहस्यवादिता का निर्वाह करते हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय परंपरा तथा भावबोध को भी अपनी रचना धर्मिता का अंग बनाते हैं। उनकी लिखी प्रस्तुत रुबाई भारतीय परंपरा तथा भावबोध का सटीक उदाहरण है। इनका जीवन परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। आचार्य अंग्रेजी विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने उपाधि ली। गुले नगमा बज़्म ज़िंदगी इनके प्रमुख रचनाएं हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार से और ज्ञानपीठ अवार्ड से, जो कि साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है, इनको सम्मानित किया गया। मृत्यु 1983 में हुई। रुबाइयों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में लोका देती, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। रुबाई की इन पंक्तियों में चांद के टुकड़े द्वारा बच्चे के सौंदर्य पर माँ के मुग्ध होने तथा बच्चे की खिलखिलाहट भरी हंसी को आत्मसात करने के क्रम में शिशु का हल्का सा हवा में उछाल देने जैसे गहन स्नेह के क्षणों को शायर ने दर्शाया है। इसमें माँ अपने प्यारे शिशु को गोद में लिए आंगन में खड़ी हुई है। शिशु माँ के हाथों में झूला झूलकर खिलखिला उठता है। उसकी हंसी बरबस फूट पड़ती है। इसमें बिंबात्मक कला का कवि ने बेहतरीन प्रयोग किया है। इसमें 4 दृश्य बिंब उभरे हुए हैं। दृश्य बिंब तो आप लोग जानते ही होंगे ना। बिंब का एक प्रकार है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी थी माँ, ये बिंब का मतलब होता है चित्र। जब किसी पंक्ति को पढ़कर हमारे मन में वो चित्र उपस्थित हो जाए तो इस रुबाई को पढ़कर ये चित्र हमारे मन में उपस्थित हो जाते हैं, इसलिए इस पंक्ति में दृश्य बिंब है। गोद भरी माँ, गोद में बच्चे को लिए है। हाथों में झुलाती, ये हाथों में झुलाती हुई है। हवा में बच्चे को उछालती, ये चारों बिंब इन चित्रों के माध्यम से हमारे जहन में प्रकट होते हैं। श्रव्य बिंब भी इसमें आया है। खिलखिलाते बच्चे की हंसी,
है ना। चांद का टुकड़ा मुहावरेदार भाषा शैली है। रह रह के शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लोका देना, इसमें देसी भाषा का प्रयोग कवि ने किया है। तो ये पहली रुबाई का अर्थ था। दूसरी रुबाई है कवि की, नहला के छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसियों में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुझ को, जब घुटनियों में लेके पहनाती कपड़े। इसमें छोटे बच्चे की प्रेम की, उसके दुलार की वर्णन कवि ने इसमें किया है कि माँ ने पहले अपने शिशु को साफ स्वच्छ पानी से अपने हाथों से जल में छलका छलका कर नहलाया। उसके बाद उसे शिशु के उलझे हुए बालों को कंघी करके और उसे सौंदर्य में बांधने का प्रयास किया। फिर जब उसने अपनी घुटनियों में शिशु को थामकर उसे कपड़े पहनाए तो शिशु बड़े प्यार से माँ के मुख की ओर निहार रहा है। घुटनियों में लेके पहनाना जैसे लोक भाषा के शब्दों का प्रयोग विलक्षणता उत्पन्न कर रहा है। वात्सल्य रस का विरल प्रवाह है। संगीतात्मकता एवं गेयता इन रुबाइयों में बसी हुई है। दृश्य एवं श्रव्य बिंबों के द्वारा वर्णन में संवाद उत्पन्न हो गया है। दोनों रुबाइयों में भाषा की सहजता, प्रसंगानुकूलता तथा भाव संप्रेषणीयता का स्पष्ट उदाहरण कवि ने इसमें किया है। आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है, बालक तो है चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। इस रुबाई में बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन कवि ने किया है। राजहट, स्त्री हट एवं बाल हट के समक्ष सभी को झुकना पड़ता है। फिर यदि हट माँ के समक्ष बालक का हो, अभिषिप्त पूरा होकर ही रहता है। यह माँ जानती है कि किस सरलता से बाल हट को दूर किया जा सकता है। आईने में बालक का चेहरा दिखाकर वह चांद को धरा पर उतार सकती है। बालक जब चांद को खिलौना के रूप में खेलने की जिद कर रहा है, उस समय तो माँ थाली में पानी भर के और चांद का प्रतिबिंब दिखाकर कहती है कि यह लो, चांद जमीन पर आ गया। सूरदास जी का भी आपने एक पद पढ़ा होगा, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, जे हों लोट अवहि धरनी पर, तेरी गोद न आए हों। अर्थात कृष्ण चंद्रमा को पाने की जिद कर रहे हैं। उसी को तारतम्य से जोड़कर कवि ने यहाँ पर इस रुबाई का प्रयोग किया है। इसमें चाक्षुष बिंब को सिद्ध करते अनेक स्थल ठुनकना, चाक्षुष यानी श्रव्य बिंब, जिसे हम देख और सुन सकें, नेत्रों के द्वारा जिसका पान कर सकें। उर्दू भाषा में शायरों ने विलक्षणता उत्पन्न करने हेतु कई प्रयोग किए ही हैं। मुख प्रयोग हुए उन्हीं में से एक है ये। तो ये थी रुबाइयाँ कवि के द्वारा। अगली जो रुबाई है वो है दिवाली की शाम, घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावें, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। इसमें थोड़ा दिए में रुबाई छुप गई है, तो आप लोग पाठ्य पुस्तक से उसको देख लेंगे। दिवाली की शाम है, पूरा घर रंग रोगन से सुसज्जित है। माँ अपने नन्हे बेटे को प्रसन्न करने के लिए चीनी मिट्टी के जगमगाते खिलौने लेकर आती है। उस सुंदर माँ के मुख पर सौंदर्य की एक मधुर आभा है। वह बच्चों के खिलौनों के बीच भी एक दिया जलाती है और उसके खिलौने और प्रसन्नता के लिए दुआ करती है। इस रुबाई में भी लोक प्रचलित भाषा शैली का प्रयोग कवि ने किया है। अगली जो रुबाई इसमें दी है, रक्षाबंधन की सुबह, रस की पुतली छाई है घटा, गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। फिराक गोरखपुरी जी इसमें कह रहे हैं कि आज रक्षाबंधन का दिन है। आकाश में काले काले बादलों की हल्की घटा छाई हुई है। नन्ही बालिका जो
रस की पुतली सी मधुर है, उमंग से भरपूर है। उसने पाँव में लच्छे पहने हुए हैं जो बिजली की तरह जगमगा रहे हैं। वह प्रसन्नता से अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही है। अभी रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है। कुछ ही समय में रक्षाबंधन हम लोग मनाएंगे 3 अगस्त को। उस समय के त्योहारी और दीपावली की घटा का छटा का वर्णन इसमें कवि ने किया है। ये रक्षाबंधन में राखियों का दृश्य और ये दीपावली के दिए का दृश्य। इसमें उपमेय और उपमान का संबंध स्थापित किया गया है, इसलिए उपमा अलंकार होगा इसमें। फिराक गोरखपुरी ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा है। ये उनकी भाषा शैली की विशेषता है। फिराक की रुबाई में हिंदी का एक घरेलू रूप भी दिखाई देता है। इनमें सरल लोक भाषा का प्रयोग हुआ है। कविता की भावभूमि। फिराक ने अपनी शायरी में लोक तत्वों के साथ इंसानी जिंदगी की सच्चाइयाँ भी शामिल की हैं। वात्सल्य रस है इसमें। दृश्य बिंबों से शायरी भरी पड़ी है, जैसे हाथों पे झुलाती है हवा में जो लूका देती है, खिलखिलाते बच्चे की हंसी है। रूपक अलंकार है और रुबाई छंद का बहुत बढ़िया प्रयोग कवि ने इसमें किया है। प्रश्न उत्तर पर नज़र डाल लेते हैं। शायर राखी के लच्छे की बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाह रहे हैं। अर्थात कवि इसमें क्या बताना चाह रहे हैं। कवि ने राखी के लच्छों को बिजली की चमक के समान बताया है ना। सावन मास में रक्षाबंधन के दिन वर्षा में जिस तरह बिजली चमकती है, उसी प्रकार बहन चमकती राखी बांधकर भाई के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। और रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है। सावन का जो संबंध झीनी घटा से है और घटा का जो संबंध बिजली से है, वही संबंध भाई का बहन से होता है। और बहनें अपने भाइयों की कलाई सजाने के लिए रंग बिरंगी राखियाँ खरीदती हैं। इन राखियों को चुनते समय उनकी चमक का विशेष ध्यान रखती हैं। खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय है। खुद का पर्दा खोलने से कवि का आशय है कि जो व्यक्ति उनकी बुराई करता है, वह जाने अनजाने संसार में अपनी कमजोरी प्रकट कर रहा है। खुद के दोषों को लोगों के सामने हम रख रहे हैं, इसलिए हमें कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। किस्मत हमको रोले वे, हम किस्मत को रोले हैं। इस पंक्ति में शायर की किस्मत के साथ तनातनी का रिश्ता अभिव्यक्त हुआ है। कवि को निराशा के क्षणों में ऐसा लगता है कि किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। कवि कहता है कि मैं किस्मत पर रोता हूँ और किस्मत मुझे उदास देखकर रोती है। इस प्रकार मैं और किस्मत दोनों एक जैसे हैं, दोनों असफलता और अभाव के कारण रोते हैं। अर्थात कवि प्रेम में स्वयं को अभागा महसूस कर रहा है। टिप्पणी करने के लिए प्रश्न दिए थे। गोदी के चांद और गगन के चांद का रिश्ता। गोदी का चांद अर्थात बच्चा माँ को हर्षित करता है और गगन का चांद बच्चे की यानी गोदी के चांद को हर्षित करता है, खुश करता है। सावन की घटाएं व रक्षाबंधन का पर्व। सावन की घटाएं व रक्षाबंधन का पर्व। रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है। सावन में रक्षाबंधन आता है। सावन का जो संबंध झीनी घटा से है और घटा का जो संबंध बिजली से है, वही संबंध भाई का बहनों से है। भाई बहन के मन में प्यार की घटाएं होती हैं। इन रुबाइयों से हिंदी, उर्दू और लोक भाषा के मिले जुले प्रयोगों को छांटिए, है ना। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के बांधती चमकती राखी। उर्दू के प्रयोग इसमें हैं। उलझे हुए केसुओं में कंघी करके, देख के आईने में चांद उतर आया है। लोक भाषा के प्रयोग हैं। रह रह के हवा में लौका देना। ये इस
कविता के प्रश्नोत्तर थे। इसका एक पार्ट और है गज़ल। गज़ल पे हम लोग अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। कुछ मूल्यांकन के प्रश्न हैं। आप लोगों को ये पाठ समझ में आया होगा। अपने बच्चे को माँ किस रूप में देखती है। दूसरी रुबाई में बच्चे का माँ के मुँह को देखना उसके किस भाव को व्यंग करता है। बालक की जिद को माँ कैसे शांत करती है। दीपावली त्योहार का सौंदर्य शायर ने किस प्रकार व्यक्त किया है। और रक्षा सूत्र के लच्छे किस तरह चमक रहे हैं। धन्यवाद। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कक्षा पसंद आई होगी। अगली कक्षा में गज़ल के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।